जब बात सीरियल किलर्स की होती है तो लोग अक्सर टेड बंडी, जेफरी डैमर और जैक द रिपर जैसे विदेशी नामों की बात करते हैं। लेकिन भारत ने भी एक ऐसा सीरियल किलर देखा है जिसने 1960 के दशक में कभी न रुकने वाली मुंबई को खौफ के साए में लपेट दिया था। उसका नाम है रमन राघव, जिसे लोग साइको रमन के नाम से भी जानते हैं। एक लोहे की आगे से मुड़ी हुई नुकीली रोड, एक पागल दिमाग और 41 से ज्यादा हत्याएं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मुंबई की सड़कों को लाशों से पाट दिया था, जिसकी दहशत भरी कहानी को आगे चलकर भारतीय सिनेमा ने भी पर्दे पर उतारा। सन 1991 में बनी डॉक्यूमेंट्री जो रमन राघव ए सिटी ए किलर के नाम से मशहूर हुई, जिसमें रघुवीर यादव ने राघव का रोल अदा किया। तो वहीं सन 2016 में डायरेक्टर अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म रमन राघव 2.0, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने राघव का रोल निभाया, जिसको आगे चलकर कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में रमन राघव की दहशत भरी दास्तां को जानने की कोशिश करते हैं। जुलाई सन 1968 में मुंबई पुलिस को बोरीवली के पोईसर इलाके में एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी की डेड बॉडी मिली। उसके सिर पर बुरी तरीके से वार किया हुआ था और देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी मजबूत और नुकीले हथियार से हमला किया गया हो। हालांकि पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिला तो खाना पूर्ति के लिए केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन अच्छे ढंग से जांच नहीं की। पुलिस को लगा कि किसी आपसी रंजिश के चलते शायद ये कत्ल हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस को पता चला कि वहां से कुछ दूर मलाड की तरफ उस रात एक और ऐसा ही कत्ल हुआ है। यहाँ भी पुलिस ने बयान दर्ज किया और निकल लिए। इन दोनों केसेस के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है ये सोचा तक भी नहीं। इसके लगभग एक महीने बाद मलाड में ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ एक झोपड़ी में सो रही दो पति पत्नी और यहाँ तक कि एक 2 साल के बच्चे का मर्डर हो जाता है। जब पुलिस यहाँ पहुँचती है तो क्राइम सीन देखकर दंग रह जाती है। तीनों के सिर पर सेम वैसे ही किसी नुकीले हथियार से वार किया गया था। मगर एक चीज जो यहाँ बहुत अच्छी हुई वो ये थी कि कत्ल के बाद कातिल अपना हथियार और छाता यहीं छोड़ गया था। पुलिस को मर्डर वेपन के तौर पर एक मोटी लोहे की रोड मिली जो आगे से नुकीली और मुड़ी हुई थी। हालांकि उस रात काफी बारिश हो रही थी तो मर्डर वेपन और छाते से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। लेकिन उधर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था, तो पुलिस पर भी इस केस को सॉल्व करने के लिए काफी प्रेशर आने लगा था। इस घटना के लगभग 4-5 दिन बाद कांदिवली के हनुमान नगर इलाके में भी ठीक उसी तरह की स्कूल टीचर का कत्ल हो जाता है। इसके बाद एक एक करके कई कत्ल होते चले जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। अब इन कत्लों में 3 बातें कॉमन थी। पहली की सभी कत्ल रात के 1 से 4 बजे के बीच हुए। दूसरी की सभी का मरने का तरीका लगभग एक जैसा था, जिसमें सभी के सिर पर नुकीले हथियार से हमला किया गया था। और तीसरी की मरने वाले सभी गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग थे, जिससे ये साफ हो गया था कि इन सब के पीछे जरूर किसी न किसी सीरियल किलर का हाथ है। इन सब के चलते पूरी मुंबई में दहशत फैल गई। कभी न रुकने वाली मुंबई में शाम होते होते सन्नाटा फैल जाता था। अंधेरा होते ही घरों के दरवाजे खिड़की बंद हो जाते थे और लोगों ने बाहर यहाँ तक कि बालकनी में भी सोना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी एक के बाद एक कत्ल होते जा रहे थे। ना तो कातिल को कभी किसी ने आते देखा और ना ही कभी जाते देखा। चुपचाप अंधेरे में आता और अपना शिकार करके चला जाता। इसलिए कई सारी अफवाहें भी जोर देने लगी, जैसे कि कातिल कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई मायावी है जो कत्ल करके कुत्ते बिल्ली के भेष में निकल जाता है। उस वक्त मुंबई पुलिस के कमिश्नर ES मोदक पर इस गुत्थी को सुलझाने का प्रेशर था। तो जब लोकल पुलिस इस केस को सोल्व करने में नाकाम रही तो कमिश्नर मोदक ने ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। उधर क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम बनाएगी जिसको लीड कर रहे थे DCP रमाकांत कुलकर्णी ने इस केस के लिए 2000 पुलिस फोर्स की एक टीम बनाई जो 24 आवर कातिल को पकड़ने के लिए उस इलाके में घूमती रहती थी, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच टीम के एक इंस्पेक्टर विनायक राव वकाटकर ने DCP कुलकर्णी को बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले सन 1965 से 66 के बीच भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई थी। उस टाइम ऐसी घटनाएं मुंबई के बाहरी इलाकों में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की साइड झुग्गी झोपड़े में रहने वाले गरीब लोगों के साथ घटी थी। उस समय भी 19 सोते हुए लोगों पर हमला किया गया था, जिसमें से 9 की मौत हो गई थी। उस समय इंस्पेक्टर वकाटकर लोन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। उन्होंने एक रात उस इलाके में गश्त लगाते टाइम एक लंबे चौड़े संदिग्ध आदमी को अरेस्ट किया था और उसकी तलाशी ली तो उसके जेब में एक डायरी मिली जिसमें केवल 2 शब्द लिखे थे, खत्म और खलास। नाम पूछने पर उसने अपना नाम रमन राघव बताया। पुलिस ने जब उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि उसके और भी कई नाम थे, जैसे सिंधी दलवाई, तलवाई, अन्ना तंबी, वेलुस्वामी। इसका जन्म 1919 में तमिलनाडु के अग्रेश्वर नेल्लूर गांव में हुआ था। माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद बचपन में ही चोरी चकारी करना शुरू कर दिया था। फिर भागकर मुंबई आ गया और यहाँ कुछ समय एक मिल में काम किया, लेकिन फिर चोरी चकारी की आदतों के चलते पुलिस ने इसको भाईकला जेल भेज दिया। और ये वही भाईकला जेल है जिसमें ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती को रखा गया था। ये पूरी हिस्ट्री जानने के बाद इंस्पेक्टर वकाटकर ने राघव को इन 9 कत्लों के बारे में पूछताछ शुरू की, लेकिन उसने पुलिस के पूरे हथकंडे अपनाने के बाद भी मुंह तक नहीं खोला। जिसके बाद इंस्पेक्टर वकाटकर ने राघव को 2 साल के लिए मुंबई से तड़ीपार कर दिया, जिसके बाद ये सीरियल किलिंग्स के केसेस एक बार पूरी तरह से थम गए थे।
डीसीपी कुलकर्णी को जैसे ही इन 1965-66 की घटनाओं का पता चला तो उनको पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो ये राघव का ही किया धरा है। उसके बाद रमन राघव के पुराने रिकॉर्ड से उसकी फोटो, फिंगरप्रिंट आदि को सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया। पुलिस ने तलाश शुरू की लेकिन राघव का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच राघव ने 25-26 अगस्त की रात को मलाड के चिंचलोली इलाके में लालचंद यादव और दुलाल यादव नामक 2 लोगों का मर्डर कर दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम को क्राइम सीन से कातिल के फिंगरप्रिंट मिल गए। उनको जब पुरानी रिकॉर्ड से मैच किया गया तो ये शक यकीन में बदल गया कि इन सब के पीछे 100% राघव का ही हाथ था। जब पुलिस राघव की तलाश में मुंबई के पोईसर इलाके में पहुंची तो वहां मंजुलाबाई दलवाई नाम की एक औरत ने राघव की फोटो को आइडेंटिफाई कर लिया और उसने बताया कि ये तो अन्ना है। आज सुबह ही मैंने इनको देखा है। इन्होंने ब्लू शर्ट, खाकी कलर की पैंट और कैनवास के जूते पहने थे और उनके हाथ में छाता था। पुलिस ने यह सारी जानकारी वायरलेस के जरिए सभी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दी। पुलिस ने खूब तलाश की लेकिन राघव का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। अगले दिन अलेक्स फियालो नाम के एक सब इंस्पेक्टर ने सेम वैसी ही ब्लू शर्ट, खाकी कलर की हाफ पैंट और ब्राउन कलर के जूते पहने हुए एक आदमी को भिंडी बाजार में देखा। उसके हाथ में छाता था जो गीला था और जूतों में मिट्टी लगी थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो कहीं दूर से आया है जहाँ बारिश हुई है, जबकि भिंडी बाजार के आसपास उस दिन कोई बारिश नहीं हुई थी। इसलिए सब इंस्पेक्टर फियालो उसके पास गए तो देखा कि उसके शर्ट पे खून के धब्बे थे। उनका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सिंधी दलवाई बताया। जो सब इंस्पेक्टर फियालो को तुरंत याद आ गया कि पुराने रिकॉर्ड्स में उसका एक नाम सिंधी दलवाई भी है। उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच गई। उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जो कि पहले के रिकॉर्ड्स और हाल ही के क्राइम सीन्स के एविडेंस से मैच कर गए। अब पुलिस के सामने असली चुनौती थी उससे सब कुछ उगलवाना, क्योंकि पुलिस को यह अच्छे से पता था कि इस पर मारपीट का कोई असर नहीं होने वाला है। पुलिस ने अगले 2-3 दिन में अपने सारे हथकंडे अपना लिए लेकिन उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। उसके बाद ऐसे ही पुलिस ने उसे पूछ लिया कि उसको कुछ चाहिए हो तो बता दे। तो ये सुनते ही उसने फटाक से 2 दिन के बाद पहली बार बोला मुर्गी। पुलिस ने फिर उसको चिकन करी मंगवा कर दी जिसको वो तुरंत चाट कर पूरी खा गया। उसके बाद पुलिस ने एक बार फिर पूछा कुछ और चाहिए तो फिर बोला मुर्गी। तो एक बार फिर उसको चिकन ला कर दिया गया, उसने वो भी निपटा दिया। उसके बाद पुलिस ने फिर एक बार पूछा कुछ और चाहिए तो वो बोला उसे नारियल का तेल, शीशा और एक कंघी चाहिए और एक वेश्या भी चाहिए, मुझे उसके साथ सोना है। लेकिन पुलिस ने बाकी सब चीजें मुहैया कराते हुए वेश्या वाली मांग तुरंत खारिज कर दी, क्योंकि हमारे देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसके बाद उसने बालों में तेल लगाया, अपने शरीर पे तेल की मालिश की और बालों को कंघी किया और काफी देर मंद मुस्कुराहट के साथ अपने आप को शीशे में देखता रहा और फिर पुलिस की तरफ मुड़ा और बोला अब पूछो जो पूछना है। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने पूरी कहानी डिटेल में सुनाई। उसने बताया कि 2 साल पहले जब उसे मुंबई से तड़ीपार कर दिया गया था तब वो पुणे की तरफ चला गया था और वहाँ उसने चोरी चकारी शुरू कर दी थी। इसके चलते उसे 1.5 साल तक बड़गांव जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के कुछ दिन बाद वो जुलाई 1968 में वापस मुंबई आ गया। फिर एक लोहे की रोड से अपना हथियार बनवाया। फिर एक दिन पोईसर इलाके में एक झोपड़ी के बाहर सोते हुए एक आदमी को देखा। उसके पास गया और उसके सिर पर लगातार 4-5 वार किए, जिससे वो आदमी मर गया और फिर वो वहाँ से भाग गया। वहाँ से आगे मलाड की तरफ गया और वहाँ भी उसने इसी तरह एक झोपड़ी के बाहर सोते हुए एक आदमी को मारा। उसकी घड़ी उतार कर खुद पहन ली और वहाँ से कुछ मूंगफली, एक छाता, एक झोला उठाया और मलाड के जंगलों की तरफ भाग गया। कुछ दिनों बाद फिर मलाड के वेस्टर्न हाईवे की तरफ गुजरते समय उसने एक झोपड़ी में एक औरत को अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए देखा और गौर से देखा तो उसके गले में सोने का मंगलसूत्र दिखा, लेकिन वो औरत जाग रही थी और सुबह के 4 बज गए थे। तो वो वहाँ से निकल गया। फिर अगली 4 रातों तक लगातार ताका झांकी की, लेकिन हर बार वो औरत जागती हुई मिली। फिर 5वें दिन बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो छाता लेकर उधर गया तो देखा कि वो औरत सो रही थी। सबसे पहले उसके पति पर अपने हथियार से 3-4 जोर से वार किए, वो मर गया। इसी बीच वो औरत जाग गई, वो चिल्लाने लगी तो उसको भी मार दिया और फिर उसके बगल में सो रहे 2 महीने के बच्चे को भी मार दिया। इसके बाद उसका मंगलसूत्र उतार कर जेब में डाला और फिर उस मरी हुई औरत के साथ दुष्कर्म करने की सोची, लेकिन इतने में ही किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी तो अपना हथियार और छाता वहीं छोड़कर भाग गया। उसके बाद फिर कहीं से एक लोहे की रोड का जुगाड़ किया और फिर लोगों को मारना शुरू कर दिया। ऐसे ही फिर एक बार कांदीवली की तरफ झोपड़ी में सो रहे एक आदमी को मारा। उसकी जेब में 3-4 पेन थे, वो रख लिए और वहां से डालडा, घी, गेहूं का आटा और एक स्टोव उठाकर भाग गया। फिर एक बार बोरीवली की तरफ एक आदमी को मारा, उसकी जेब से बेड़ी माचिस निकाली और वहां रखा खाना खाया और वहां से भाग गया। फिर वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद उसने झोपड़ी में एक औरत और उसके 2 बच्चे को सोते हुए देखा। उसने उन सबको मारा और फिर उस मरी हुई औरत के साथ कई बार दुष्कर्म किया और फिर वहां से चाय पत्ती उठाकर भाग गया। इस प्रकार पुलिस के सामने उसने टोटल 41 लोगों को मारने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद अदालत में मुकदमा शुरू हुआ
शुरू में निचली अदालत ने फांसी की सजा मुकर्रर कर दी, लेकिन फिर मुकदमा बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 3 साइकियाट्रिस्ट की टीम बनाई और इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राघव को क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी है। इस मेडिकल चेकअप के दौरान इस टीम ने राघव से इतने सारे मर्डर के पीछे का कारण पूछा तो उसने बताया कि ये सारे गंदे लोग थे और भगवान ने मुझे इन सबको मारने को कहा है, और ये भी बताया कि हत्या करना एक कला है, उसे इससे सुख मिलता था और वो मानता था कि वो किसी बड़े मिशन का हिस्सा है और उसके शिकारों को मारना उसका धर्म था। और ऐसे ही उसने पूछताछ में एक और बयान दिया कि जस्ट एज द मोटर कार रिक्वायर्स पेट्रोल सो अवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्स सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने राघव को उम्र कैद की सजा सुनाई और पुणे की येरवाड़ा जेल भेज दिया, जिसके बाद सन 1995 में किडनी फेलियर की वजह से राघव की जेल में ही मौत हो गई। और इस प्रकार भारत के एक खतरनाक सीरियल किलर की कहानी का अंत हुआ। तो आपको रमन राघव की ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।